रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि a कॉमा a बिलोंग्स टू y। अगर मैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बदलती हूँ तो लिमिट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर में आ जाएगा। उस मंजिल को पाने के लिए a का क्या कंट्रीब्यूशन। Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics Wala। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक कि मैम पूरी क्लास 12 के फॉर्मूलाज एक जगह प्रोवाइड कर दीजिए ना। तो उसी टॉपिक को, उसी डिमांड को पूरा करने के लिए मैं लेकर आई आपके लिए वो लेक्चर जिसके अंदर हम क्लास 12 के पूरे सिलेबस के आपके जितनी भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं कवर करूंगी। चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे वन बाय वन स्टार्ट करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यस सबसे पहले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस के बेटा तीन कैटेगरी के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि a कॉमा a बिलोंग्स टू y, यानी कि हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है कि अगर a कॉमा b रिलेशन से बिलोंग करता है तो b कॉमा a b रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर a कॉमा b रिलेशन में है, b कॉमा c रिलेशन में है तो a कॉमा c भी रिलेशन में होना चाहिए। तीन कैटेगरी की चीजें पढ़ी हमने रिलेशंस के अंदर। नेक्स्ट आता है बेटा फंक्शंस। फंक्शंस की बात करें तो चार क्लासिफिकेशन है फंक्शंस के, 1 1, many 1, on 2, into। जानते हैं सभी बच्चे 1 1 फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा है कि इफ f of x1 बराबर f of x2 है तो x1 की वैल्यू x2 के बराबर है। many 1 बोलता है इफ f of x1 बराबर f of x2 है तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, राइट। नेक्स्ट आता है on 2। on 2 बोलता है कि भाई कोडोमेन बराबर रेंज होता है। नेक्स्ट आता है इनटू, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। दैट्स इट इन द फंक्शंस। नेक्स्ट आता है आईटीएफ। आईटीएफ के अंदर बेटा हम बोलते हैं साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा हो जाता है साइन इनवर्स एक्स, दैट इज व्हाट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एग्जांपल साइन थीटा अगर हाफ है तो थीटा हो जाता है साइन इनवर्स हाफ, दैट इज व्हाट 30 डिग्री। अब इसके अंदर सबसे पहले देख रहे हैं डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। तो जो पहला आईटीएफ है साइन इनवर्स एक्स, बेटा इसकी डोमेन होती है -1 से 1, रेंज होती है या प्रिंसिपल वैल्यू बोले -π/2 से π/2। सेकंड आपका है कॉस इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होती है बेटा -1 से 1 और इसकी जो रेंज बोलो या प्रिंसिपल वैल्यू बोलो दैट इज 0 to π। नेक्स्ट होता है टैन इनवर्स एक्स, बेटा इसकी जो डोमेन होती है -∞ से इंफिनिटी एंड रेंज होता है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट आता है कॉट इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल वैल्यूज, इसकी रेंज होती है 0 से π ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट आता है कॉसेक इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होती है -∞ से -1 यूनियन +1 to इंफिनिटी, और रेंज होती है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। नेक्स्ट आता है सेक इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी एंड रेंज हो जाती है 0 से π एक्सेप्ट π/2, दैट इज व्हाट सेक इनवर्स एक्स। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास फॉर व्हाट आईटीएफ के अंदर। साइन इनवर्स -x क्या होता है बेटा, माइनस साइन इनवर्स x होता है। कॉसेक इनवर्स -x होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x। टैन इनवर्स -x होता है माइनस टैन इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर साइन इनवर्स 1/x है तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से कॉसेक इनवर्स x के बराबर हो जाता है। पर्टिकुलर डोमेन आपकी इसके अंदर मेंशन है। सिमिलरली अगर कॉसेक इनवर्स 1/x है तो उसको हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, बिकॉज साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली कॉस इनवर्स 1/x को सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। सिमिलरली सेक इनवर्स 1/x को कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। सिमिलरली टैन इनवर्स x को कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। टैन इनवर्स 1/x को कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। एंड कॉट इनवर्स 1/x या कॉट इनवर्स x को दो तरीके से लिखते हैं। अगर आपका x पॉजिटिव है तो डायरेक्टली टैन इनवर्स x, अगर आपका x नेगेटिव है तो पाई प्लस टैन इनवर्स 1/x, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू π/2। कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x π/2। ये तीन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज हैं, दैट शुड बी ऑन टिप्स। नेक्स्ट, साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू x होती है अगर x -1 से 1 है। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x भी बेटा x होता है, ठीक है। सिमिलरली बेटा टैन ऑफ टैन इनवर्स x भी x होता है। सिमिलरली बच्चा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x भी x होता है। सिमिलरली बेटा सेक ऑफ सेक इनवर्स x भी x होता है।
सिमिलरली बेटा cosec ऑफ cosec इनवर्स x भी x होता है। यहाँ पर जो x है वो उसी के डोमेन में है, यानी कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, साइन के अंदर साइन इनवर्स हो, कॉस के अंदर कॉस इनवर्स है, टैन के अंदर टैन इनवर्स है, तो डायरेक्टली आप x को बाहर निकाल के लिख सकते हैं। ऐसे ये 6 के 6 फॉर्मूला बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर साइन इनवर्स के अंदर साइन x हो जाए तो उसकी वैल्यू x हो जाती है। साइन इनवर्स के अंदर अगर साइन x हो जाए तो वैल्यू x आ जाती है। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो -π/2 से π/2 बिलोंग करती है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि x की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, ध्यान से देखना। यहाँ पर साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये जो लिखा हुआ है दैट इज व्हाट प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज व्हाट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। सिमिलरली cos इनवर्स cos x की वैल्यू x है, जब cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई। tan इनवर्स tan x की वैल्यू x है, tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। सिमिलरली cot इनवर्स cot x की वैल्यू x होगी, x बिलोंग्स टू 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट होगा sec इनवर्स sec x की वैल्यू होगी अगर x 0 से पाई क्लोज्ड एक्सेप्ट π/2। ठीक है, नेक्स्ट cosec इनवर्स cosec x की वैल्यू x होगी अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 जाती है तो आपकी ये वैल्यू हो गई। ठीक, नेक्स्ट बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो सकता है हमारे कभी काम आ जाए, राइट। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होता है अगर xy लेस देन 1 है। ये होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy अगर xy ग्रेटर देन 1 है, और इसकी वैल्यू हो जाती है π/2 अगर xy की वैल्यू बराबर 1 है। ठीक, आगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। यहाँ पर x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट्स इट, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट कुछ 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बिकॉज ये कन्वर्जन के अंदर काम आते हैं। पहला 2 tan इनवर्स x will be sin इनवर्स 2x upon 1 plus x square. Second, 2 tan inverse will be cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Third, 2 tan inverse x will be tan inverse 2x upon 1 minus x square. क्लियर, तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो कन्वर्जन के अंदर काम आते हैं। नेक्स्ट आता है मैट्रिसेस। अगर मैट्रिसेस की बात करें, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है m into n। m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, करेक्ट। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं, m into n। ठीक है, अगर हम एडिशन की बात करें या सब्ट्रैक्शन की बात करें मैट्रिसेस के अंदर तो कैसे होता है, पहली बात दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर देते हैं, a प्लस ई, b प्लस एफ, c प्लस जी, d प्लस h, लाइक दिस। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिसेस मेरे पास हैं a और b, a का ऑर्डर है बेटा m into n, बेटा b का ऑर्डर है p into q, दैट इज व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, दैट मींस दिस n इज इक्वल्स टू p होना चाहिए, और जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर m into q होगा। ठीक है, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड ऑर्डर, दैट इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाती है। फर्स्ट रो एबीसी, फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दो चीजें पढ़ी थी बेटा कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू अगर ए आ गई तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दूसरा अगर ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाए, ए आई जे की वैल्यू ए जे आई हो जाए। एग्जाम्पल A23 यानी कि एलिमेंट प्रेजेंट एट सेकेंड ऑर्डर थर्ड कॉलम विल बी A32, एलिमेंट प्रेजेंट एट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, राइट। सो ए आई जे विल बी इक्वल टू ए जे आई। नेक्स्ट आता है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू अगर -a के इक्वल आ जाए और ए आई जे की वैल्यू -a जे आई के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बोलता है बेटा, कर दिया, ठीक है बेटा। तो अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें क्या पता है, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए के x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, मॉडुलस वैल्यू, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाफ into determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, that is the formula for area of triangle. Note,
अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा तो एबीसी कोलिनियर हो जाएगा, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 तो एबीसी कोलिनियर। नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जितने भी कोफैक्टर्स होते हैं इसका ट्रांसपोज, जितने भी कोफैक्टर्स होते हैं इसका ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, C11 C12 C13, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर अगर कहीं लिखा है Cij तो इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर I प्लस जे Mij। व्हाट इज Mij बेटा, माइनर। व्हाट इज Mij बेटा, माइनर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी, किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब बोलते हैं, जब आपकी लिमिटिंग वैल्यू बराबर फंक्शनल वैल्यू हो जाए, लिमिटिंग वैल्यू बराबर फंक्शनल वैल्यू हो जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शनल वैल्यू है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये कैसे पता करते हैं, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। कौन सी लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, इसकी जो राइट हैंड लिमिट होती है उसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का बेटा माइनस साइन, टैन का बेटा सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0 है ना बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। नेक्स्ट बेटा कांस्टेंट हो गया, उसके बाद एक्स की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के याद रखने हैं। a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग ए, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स x का, है ना बेटा। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x का 1 अपॉन मॉड x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेटा कॉसेक इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन मॉड x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सारे के सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज फॉर द स्टैंडर्ड फंक्शंस। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल होते हैं। पहला रूल कि अगर k कांस्टेंट कुछ भी मल्टीप्लाई है फंक्शन के साथ तो वो बाहर हो जाता है। k इंटू फंक्शन है तो k बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u, यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट। अगर दो फंक्शंस प्लस है, जैसे एक फंक्शन u है दूसरा फंक्शन v है, तो अगर u प्लस v है तो डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। थर्ड रूल होता है प्रोडक्ट रूल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। थर्ड रूल कौन सा है, प्रोडक्ट रूल। ये क्या बोलता है कि अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट के अंदर है तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन रूल। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन रूल। अगर दो फंक्शंस डिवाइड में है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, दैट इज व्हाट क्वेश्चन रूल। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, कहीं भी dy बाय dx लिखा है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y की स्पीड से चेंज हो रहा है। एंड dy बाय dx का दूसरा मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है क्लास, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, अ फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, तो f ऑफ x2 भी f ऑफ x1 से बड़ा होना चाहिए, तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। नेक्स्ट, अगर सिंपल इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है, तो उस केस में अगर x2 x1 से बड़ा है तो f ऑफ x2 भी f ऑफ x1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए। स्ट्रिक्टली के अंदर सिर्फ ग्रेटर देन आता है, ओनली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आता है। ठीक है। नेक्स्ट आती है बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये बोलता है कि अगर x1 x2 से बड़ा है
तो उस केस में एफ ऑफ x1 लेस देन होना चाहिए एफ ऑफ x2 से। एफ ऑफ x1 शुड बी लेस देन एफ ऑफ x2, दैट इज व्हाट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर सिंपल डिक्रीजिंग लिखा है तो अगर आपका x2 x1 से बड़ा है सो एफ ऑफ x2 लेस देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 हो जाएगा। एफ ऑफ x2 लेस देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 हो जाएगा, एफ ऑफ x1, दैट इज व्हाट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो तो थ्योरी थी, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डिक्रीजिंग कब होगा, अगर एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0 हो जाए। अगर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 0 है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और वो इंक्रीजिंग कब होगा, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर कोई वर्ड लिखकर आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई वर्ड लिखकर आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो उसमें क्या होगा, जो आपका एफ डैश एक्स है दैट शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग में क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यहां पर क्या होता है, एफ डैश एक्स ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं होता। सिमिलरली अगर लिखकर आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या लिखकर आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो अगर आपका सिंपल डिक्रीजिंग लिखा है तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा है दैट मींस एफ डैश एक्स लेस देन 0, दैट मींस एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, इनको बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ना, नेक्स्ट आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये बोलता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स बराबर ए पे, ठीक है, देन लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट इफ एफ डैश ए बराबर 0। हम बोल रहे हैं लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 हो गया, देन एफ डैश ए माइनस, यानी कि उससे पहले आपका जो भी एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव हो जाए, एफ डैश ए प्लस मतलब उसके बाद आपका एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाए। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये आपका ग्राफ है, ठीक है, दैट इज व्हाट एक्स बराबर ए, दैट इज व्हाट एक्स बराबर ए। तो बेटा इस पर तो आपका देख सकते हो कि एफ डैश ए बराबर 0 हो गया, एफ डैश ए बराबर 0 हो गया। इस ए से पहले एफ डैश ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यहां पर एफ डैश ए माइनस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ए माइनस का मतलब ए से पहले, यानी कि इस पॉइंट से पहले एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इस पॉइंट के बाद जो आपका एफ डैश एक्स होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो, कौन, एफ डैश एक्स, कौन, एफ डैश एक्स। तो उस केस में उस पॉइंट पे वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा होता है। क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली लोकल मिनिमा कब एग्जिस्ट करता है, वही कंडीशन, उस पॉइंट पे एफ डैश 0 हो जाए, उससे पहले नेगेटिव हो उसके बाद पॉजिटिव हो। मतलब कि उस पॉइंट पे तो एफ डैश बराबर 0, उससे पहले नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव। यानी कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है बेटा, यहां पे ये नंबर लाइन ली हमने इस पॉइंट x बराबर a पे, इससे पहले जो आपका एफ डैश है वो नेगेटिव हो जाए, पहले बेटा नेगेटिव एंड बाद में बेटा पॉजिटिव। पहले नेगेटिव हो बाद में पॉजिटिव हो। अगर पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। कौन पॉजिटिव नेगेटिव है, एफ डैश एक्स, करेक्ट। कौन पॉजिटिव नेगेटिव है, एफ डैश एक्स, राइट। अगर साइन नहीं बदलता है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। पहले भी पॉजिटिव है बाद में भी पॉजिटिव है, या पहले भी नेगेटिव है बाद में भी नेगेटिव है, यानी कि आपका एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा। अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है किसी पॉइंट पे तो वो पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है। तो उस केस में वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बढ़े आगे। नेक्स्ट होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या बोलता है कि x बराबर c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कोई पॉइंट है c, वो लोकल मैक्सिमा कब कहलाता है, जब उस पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए, उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए, उसी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाए, उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए एंड उसी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए। तो उस केस में उस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा बोलेंगे एंड उस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी लोकल मैक्सिमम वैल्यू।
ठीक है। सिमिलरली x बराबर c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। x बराबर c लोकल मिनिमा कब होगा? जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है, उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए एंड सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो वो पॉइंट क्या होता है? लोकल मिनिमा। क्या होता है? लोकल मिनिमा। एंड उस पे जो वैल्यू हमें मिल रही है उस पॉइंट पे उसको बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट फेल होता है अगर फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 हो जाए और सेकंड डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पे 0 हो जाए। अगर दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू 0 हो रही है तो उस केस में वो टेस्ट फेल हो जाता है। दैट मींस वो पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है। वो कैसा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज की बात आती है। किसी भी एक क्लोज इंटरवल के अंदर अगर मुझे किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बेटा कैलकुलेट करनी है तो उसको पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? इस मैक्सिमम वैल्यू को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी कहते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू भी कहते हैं। मिनिमम वैल्यू को बेटा एब्सोल्यूट मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम और लीस्ट वैल्यू भी कहते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या निकालते हैं? फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पर आपका f डैश x बराबर 0 होता है और या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, जहां पर हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं जिस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। सेकेंड, उन और फिर एंड पॉइंट्स को भी ले लेते हैं। इंटरवल की जो एंड पॉइंट्स है उनको भी ले लिया, जिस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है उनको भी ले लिया। उन सभी वैल्यूज पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली। यही लिखा है, एट दीज पॉइंट्स कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ f। सभी पॉइंट्स पे f की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम। उन सभी वैल्यूज में से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। दैट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट चैप्टर आता है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक इंडेफिनिट एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इस तरीके से होता है, इसमें सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, राइट, जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी। डेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर और अपर लिमिट्स होती हैं। ठीक है, जब हम वैल्यू निकालते हैं तो एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, दो टाइप की इंटीग्रेशन है। सबसे पहले डेफिनिट की कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, फॉर्मूलेज ऑन टिप्स, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, cos x स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x tan x का sec x। नेक्स्ट आपका cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x, बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस cot इनवर्स x, 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 sec इनवर्स x, 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस cosec इनवर्स x। नेक्स्ट e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x बाय log a। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। दे वर द फॉर्मूलाज। प्रॉपर्टी क्या बोलती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास दो तीन फंक्शंस हैं, इन तीनों को इंटीग्रेट करना है तो सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड फंक्शन। नेक्स्ट आता है कि अगर मान लो आपका कोई कांस्टेंट भी है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, थर्ड कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड। जैसे डिफरेंशिएशन में होता है कि कांस्टेंट बाहर हो जाता है, ऐसे ही इंटीग्रेशन के अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट अगेन फॉर्मूलाज देखते चलना भाई। tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी, cot x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस सी, sec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बेटा log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। जस्ट अ फॉर्मूला cosec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बेटा log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। ठीक है, फॉर्मूलाज। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म आती है। इसके अंदर भी तीन फॉर्मूले आते हैं। पहला फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा हमारे पास आता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। नेक्स्ट बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। नेक्स्ट फॉर्म आती है 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक।
1/√क्वाड्रेटिक के अंदर भी 3 फॉर्मूले आते हैं। पहला फॉर्मूला 1/√(a² - x²) that is equals to sin inverse x upon a plus c. Next बेटा 1/√(a² plus x² that is log of x plus √(x² plus a² plus c. ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा 1/(x² - a² that is log of x plus √(x² - a² plus c. ठीक है, these are the formulas. नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके अंदर क्या होता है, दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में हैं, दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में हैं, तो अब अगर हमें उसको इंटीग्रेट करना है तो हम यहां यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके अंदर बेटा क्या होता है एक फंक्शन होता है फर्स्ट फंक्शन, दूसरा फंक्शन होता है सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं ये बताता है आइलेट कॉन्सेप्ट। आइलेट के अंदर आई रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, एल रिप्रेजेंट करता है लोगारिथमिक फंक्शन को, ए रिप्रेजेंट करता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट यूलर्स फॉर्म बोल देते हैं कई लोग। ये क्या बोलता है बेटा कि अगर आपका e की पावर x है और उसके साथ e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो उसकी वैल्यू e की पावर x एफ एक्स प्लस सी हो जाती है। जैसे कि e की पावर x साइन x प्लस कॉस x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x है, तो e की पावर x साइन x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये कब एप्लीकेबल होता है, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर आपका फंक्शन होता है। इसके अंदर व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तब जाके हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के लिए बढ़ते हैं। नहीं होता तो डिवाइड करके छोटी पावर बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी तो 3 टाइप हैं। टाइप 1 में जितने भी डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर्स होते हैं दे ऑल आर लीनियर फैक्टर्स, दे ऑल आर लीनियर फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब सिंपल सा इतना हुआ क्लास कि यहाँ पर जो भी लीनियर फैक्टर्स में वेरिएबल की जो पावर होगी दैट इज 1। जैसे कि x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा a अपॉन x माइनस ए प्लस बी अपॉन x माइनस सी प्लस c अपॉन x माइनस सी। दैट इज व्हाट टाइप 1 पार्शियल फ्रैक्शन। टाइप 2 पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर है होता तो लीनियर फैक्टर ही है, लाइक x माइनस ए, x माइनस बी, लेकिन यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से देखना, यहां हो सकता है x माइनस ए का होल स्क्वायर हो, x माइनस बी का होल क्यूब हो, लेकिन टाइप 1 में नहीं हो सकता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस ए एक बार प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर 2 बार, पावर 3 तक जाती, c अपॉन एक्स माइनस ए की पावर होल क्यूब। ठीक है, अब x माइनस बी एक बार है तो c अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, ये चीज क्लियर। नेक्स्ट आती है टाइप 3। टाइप 3 के अंदर जो भी डिनोमिनेटर लिखा है यहां पर क्वाड्रेटिक फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता वो क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस सी, दैट इज व्हाट लीनियर। तो इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम ऊपर लीनियर फॉर्मेशन लेते हैं, यानी कि ए एक्स प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, लीनियर के लिए सिंपल सी। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला क्वाड्रेटिक है, रूट क्वाड्रेटिक। एक बार हमने पढ़ा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, एक बार हमने पढ़ा 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूट क्वाड्रेटिक। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर। ठीक है, इसका पहला फॉर्मूला सब देखते चलना सारे के सारे। पहला फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला है बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट होता है बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नेक्स्ट डेफिनिट इंटीग्रेशन की 8 प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है, चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज अ मटेरियल so as long as
द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन रिमेन सेम। जब तक बेटा लोअर और अपर लिमिट सेम है, अगर मैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बदलती हूं तो लिमिट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, यहां पर लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जबकि यहाँ वेरिएबल एक्स है, यहां पर वेरिएबल टी है। जब तक सेम आएगी, जब तक अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है। अगर आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बदलते भी हो तो भी वैल्यू सेम आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर मैं अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दूं, लोअर और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देती हूं तो यह माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे π/4 से π/2 cos x है, तो अपर और लोअर लिमिट इंटरचेंज कर दी, ये π/2 यहां पहुंच गया, π/4 ऊपर पहुंच गया, तो माइनस साइन आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको हम किंग प्रॉपर्टी कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यहां पर हम क्या करते हैं कि a से b, हम यहाँ पे, सॉरी दिस इज नॉट किंग प्रॉपर्टी, यहां पर हम लिमिट्स को ब्रेक करते हैं। जैसे अगर आपकी a से b थी तो हमने क्या किया, a से c गए और c से ही शुरुआत करी b तक। लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जाते हैं, बीच में किसी पॉइंट पे ब्रेक करते हैं। हम नाउ कैसे ब्रेक करते हैं, जैसे 0 से 2 पाई मॉड ऑफ साइन x। अब हमें पता है जो मॉड ऑफ साइन x है वो दो तरीके से ओपन होता है, 0 से पाई यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव, एंड थर्ड और फोर्थ यानी कि पाई से 2 पाई नेगेटिव होता है। तो 0 से पाई साइन x, पाई से 2 पाई माइनस साइन x, इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है प्रॉपर्टी नंबर 4, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, जो भी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है जैसे कि यहाँ x है, यहां पर क्या है बेटा, x है, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को हम किससे रिप्लेस करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से। बेटा किससे रिप्लेस करते हैं, x को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से। आप देख सकते हो यहाँ π/3 और π/6 था, ठीक है, a से b f(x), तो x को रिप्लेस कर दिया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट a प्लस b माइनस x से, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आया, राइट। π/3 से π/6 था, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करेंगे, दैट मीन्स π/6 प्लस π/3 माइनस x, तो कितना हो गया, π/2 माइनस x। जो रिजल्ट है वही रिजल्ट यहां से आएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलती है वही, अगर 0 से a f(x) है तो यहां पे भी x को क्या हो गया, a माइनस x, कोई चेंज नहीं है, वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मैं अपर लिमिट को हाफ करती हूं, जरा ध्यान से देखना, यही हुआ यहाँ पे कि 0 से 2a f(x) dx है, तो 0 से a यानी कि जो आपकी अपर लिमिट 2a थी उसको हाफ कर दिया, इसकी वैल्यू हो जाती है f(x) प्लस f(2a माइनस x। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 से a, अपर लिमिट को हाफ कर दिया, फंक्शन f(x) प्लस f(2a माइनस x) का इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे 0 से 2 पाई cos x है, 2 पाई को पाई किया, ठीक है बेटा, दैट इज व्हाट 0 से पाई cos x प्लस cos ऑफ 2 पाई माइनस x, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म कि अगर f(x) की वैल्यू f(2a माइनस x) के बराबर हो जाए, सेम हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 0 से 2 f(x) dx की ट्वाइस ऑफ 0 से f(x) dx हो जाती है। लेकिन अगर f(x) की वैल्यू माइनस f(2a माइनस x) हो जाती है, तो उस केस की इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। दैट इज व्हाट प्रॉपर्टी नंबर 7। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी नंबर 8, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या बोलती है कि अगर आप ध्यान से देखें, आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम है, लोअर और अपर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। बेटा किसका डिफरेंस है, साइन का, तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 से a f(x) प्लस f ऑफ माइनस x dx हो जाती है। 0 से a f(x) 0 से a f(x) प्लस f ऑफ माइनस x dx हो जाती है। कब, जब लोअर और अपर लिमिट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, साइन डिफरेंस है, ठीक है। जैसे माइनस a से a, फाइन, तो इसकी वैल्यू ट्वाइस कब हो जाएगी, जब आपका फंक्शन इवन है। जरा ध्यान से देखना, जब आपका फंक्शन इवन है, इवन का मतलब हुआ जब आपका f ऑफ माइनस x करने पे f ऑफ x आ जाए, जब f ऑफ माइनस x करने पे सेम रिजल्ट आ जाए f ऑफ x, तो उस केस में माइनस a से a f(x) की वैल्यू ट्वाइस ऑफ 0 से ही f(x) dx हो जाती है। लेकिन अगर आपका फंक्शन ऑड है, यानी कि f ऑफ माइनस x करने पे माइनस ऑफ f(x) आ जाए, माइनस ऑफ f(x) आ जाए, तो उस केस में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा,
0 हो जाती है। उसके लिए एग्जाम्पल कनेक्टेड है -3 से 3 x³ dx, क्योंकि x³ ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है मतलब f ऑफ -x करने पे -fx आएगा, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। -π/4 से π/4, यहाँ पर sin स्क्वायर x एक इवन फंक्शन है, sin ऑफ -x का होल स्क्वायर करने पे फिर से sin स्क्वायर x आएगा, इवन फंक्शन है तो ट्वाइस ऑफ 0 से π/4 sin स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पर इवन है, यहाँ पर ऑड, ऑड में सीधे के सीधे इंटीग्रेशन 0, इवन के केस में ट्वाइस हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? टू फाइंड द एरिया ऑफ 2D फिगर, है ना, टू फाइंड द एरिया ऑफ 2D प्लेन फिगर। इसके अंदर पहला कि अगर मुझे बाउंडेड एरिया का वैल्यू निकालनी है, एरिया की, कि आपकी एक एफ एक्स कर्व है और एक्स एक्सिस के बीच में, एफ एक्स कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में बाउंडेड एरिया निकालना है फ्रॉम एक्स बराबर ए से लेके एक्स बराबर बी तक, तो सिंपल है बेटा, इंटीग्रेट कर दो ए से बी उस फंक्शन को, क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ए से बी उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो एफ एक्स डी एक्स, और इसकी जो भी वैल्यू आई उसका मॉड लो, बिकॉज दिस इज इक्वल टू एरिया। क्या लेंगे? उसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे, बिकॉज दिस इज एरिया एंड एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। जैसे एक्स एक्सिस के लिए करते हैं वैसे ही वाई एक्सिस के लिए हो जाता है कि अगर आपकी इस बार अपर और लोअर लिमिट किस पे है? वाई एक्सिस पे, यानी कि एक्स बराबर ए से लेके एक्स बराबर बी तक है, फंक्शन के अंदर इस बार वेरिएबल वाई है, तो उस केस के अंदर एरिया हो जाता है मॉडुलस ऑफ ए से बी का इंटीग्रेशन, ए से बी का इंटीग्रेशन जी ऑफ वाई डी वाई, बिकॉज लिमिट्स ऑन वाई एक्सिस, तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल भी वाई एक्सिस, वाई में होगा। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है? ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो भी प्रेजेंट है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इफ differential equation, differential coefficients, if differential coefficients are in polynomial form, भूलते नहीं है ना, differential coefficients are in polynomial form, अगर वो polynomial form में है तो उस केस में जो भी पावर होगी किसकी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। इस चैप्टर में बेटा 3 तरीके के सॉल्यूशन दे रखे हैं। पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, यहां पर हम क्या करते हैं? एक तरफ x ले आते हैं, एक तरफ y ले आते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। जैसे x dy बराबर y dx, तो एक तरफ x एक तरफ y, देन हम इंटीग्रेट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर क्या होता है? जो भी आपका dy by dx है वो y अपॉन x की फॉर्म में आ जाता है, पूरा का पूरा फंक्शन y अपॉन x की फॉर्म में आ जाता है। जब y अपॉन x की फॉर्म में आता है तो हम y अपॉन x को t लेके फर्दर प्रोसीड करते हैं, और dx अपॉन dy अगर आ जाए, dx अपॉन dy होगा तो राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर वेरिएबल x अपॉन y होगा, है ना। dy बाय dx में फंक्शन पूरा y अपॉन x की फॉर्म में आता है, dx अपॉन dy में पूरा का पूरा फंक्शन x अपॉन y फॉर्म में आता है, और उस केस में हम x अपॉन y को t ले लेते हैं, x अपॉन y को t लेके फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, 2 फॉर्म्स है सॉरी क्लास, अपने पास 2 फॉर्म्स है। पहली dy बाय dx प्लस py बराबर q, यहाँ पर जो भी y का वेरिएबल है, y का कोफिशिएंट है दैट इज p, एंड राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है दैट इज q। यहाँ p और q क्या होंगे? फंक्शंस ऑफ x होंगे या कांस्टेंट्स होंगे। तो स्टेप 1 होता है सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल के p और q निकालो। स्टेप नंबर 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो जिसकी वैल्यू होती है e रेज़ टू द पावर p का इंटीग्रेशन। स्टेप नंबर 3 y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। सेम स्टेप्स होते हैं सेकंड फॉर्म में, लेकिन x और y इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर होता है dx अपॉन dy प्लस px बराबर q। जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट p होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट p होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो p का जो इंटीग्रेशन है y के रिस्पेक्ट में होता है, बिकॉज फंक्शन के अंदर वेरिएबल y है, और यहाँ पे जो p और q होते हैं वो या तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं या फंक्शन ऑफ y होते हैं। और यहाँ पे हो जाता है फिर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो दीज आर द 3 मेथड्स। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर्स वेक्टर्स, बहुत ध्यान से देखना।
वेक्टर क्या है कि मान लो कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो ओरिजिन से ज्वाइन करूंगी तो ये पोजीशन वेक्टर बन गया। क्या बन गया? पोजीशन वेक्टर। वो पोजीशन वेक्टर को ओपी वेक्टर से डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होती है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका जो डायरेक्शन होता है वो कैसे निकालते हैं? वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ये रहा ऊपर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। मैग्नीट्यूड ऐसे, डायरेक्शन ऐसे, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों चीजें होंगी। अब यहां पर ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बीटा, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ गामा। तो उस केस में अल्फा बीटा गामा कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ पे कॉस अल्फा को एल से डिनोट करते हैं विच इज अ डायरेक्शन कोसाइन। इसकी वैल्यू कैसे होती है? एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन एम होता है जिसकी वैल्यू कॉस बीटा होती है। इसकी वैल्यू y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन होता है n दैट इज कॉस गामा is equals to z अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है। दीज आर थ्री डायरेक्शन कोसाइन जिसको एल एम एन से डिनोट करते हैं। इनका एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। दैट मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो मैं डिनोट करती जा रही हूँ। अब अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। एंड यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। डायरेक्शन निकालने के लिए किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, जैसे वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट आता है डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनके बीच का एंगल थीटा है, राइट? तो ए डॉट बी से हम डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कॉस थीटा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? सो सॉरी क्लास, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। करेक्ट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, अगर ए डॉट बी 0 है तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर ए डॉट बी 0 है तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर a1 बाय b1 बराबर a2 बाय b2 बराबर a3 बाय b3 है, यानी कि दोनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स, y कंपोनेंट्स, z कंपोनेंट्स अगर सेम रेशियो में है, यानी कि दे आर प्रोपोर्शनल, तो उस केस में दोनों वेक्टर्स या तो कोलिनियर होते हैं या पैरेलल होते हैं, या तो कोलिनियर होते हैं या पैरेलल होते हैं। दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। एंड ये फॉर्मूला फॉर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं कंपोनेंट फॉर्म के अंदर, जैसे कि a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप, बी वेक्टर b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप, और अगर मुझे a डॉट b निकालना है तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस i कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस j कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस k कैप, राइट? दे आर यूनिट वेक्टर्स विद डायरेक्शन। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में भी आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल बेटा साइन थीटा है। क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसमें दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। ए क्रॉस बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड कैप, राइट? जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा। जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ए एंड बी। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होती है उसका जो डायरेक्शन होता है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक। नेक्स्ट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये बोलता है अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल को,
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर D1 एंड D2 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बेटा D1 वेक्टर और D2 वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। अगर साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सीधे सीधे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। ठीक, अब कैसे निकालते हैं वो भी ध्यान से देख लो। अगर मेरे पास वेक्टर फॉर्म के अंदर है अगर बेटा मेरे पास ये वेक्टर फॉर्म के अंदर है A1 i कैप A2 j कैप A3 k कैप B1 i कैप B2 j कैप B3 k कैप, तो A क्रॉस B की वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3। हम यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालते हैं अलोंग रो 1। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना आपको आता है। नेक्स्ट चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये चैप्टर में क्या है, वहां वेक्टर था, यहाँ लाइन है। अगर एक लाइन जो अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, सो अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस। अगर एबीसी रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन रेशियोज को, बेटा किसको रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन रेशियोज को, तो उस केस में डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाता है प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कब, जब एबीसी डायरेक्शन रेशियोज हैं। कब बेटा, जब आपके एबीसी डायरेक्शन रेशियोज हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। अगर आपको दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज पता है, पहली लाइन के A1 B1 C1, दूसरी लाइन के A2 B2 C2, तो उस केस में दोनों लाइंस के बीच का एंगल होता है cos थीटा। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मॉडुलस लगाते हैं। क्या वैल्यू, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A2 अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये कब है, जब दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 है, सो लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 है तो लाइंस या तो पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। लाइंस या तो पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ध्यान से देखना। हम इक्वेशन ऑफ लाइन दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, अगर लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट पता है और इस लाइन के पैरेलल एक पैरेलल वेक्टर हमें पता है। ठीक है, इस लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट हमें पता है, इस लाइन के पैरेलल मुझे पैरेलल वेक्टर पता है। तो लाइन पे लाई करने वाला कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर, ये b वेक्टर पैरेलल है जिसकी वैल्यू ai कैप bj कैप ck कैप। तो हर में बेटा दो फॉर्म होगी। एक है आपकी वेक्टर फॉर्म जो है a आर वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। दूसरी फॉर्म होती है कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे दूसरा फॉर्म, दूसरा कैसे एरिया ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन सो सॉरी क्लास, कैसे निकाल सकते हैं। अगर एक लाइन पे लाई करने वाले दो पॉइंट पता है, पहला ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट से x1 y1 z1, दूसरा है बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट से x2 y2 z2। इसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर b वेक्टर है, राइट। तो उस केस में जो वेक्टर फॉर्म होती है दैट इज आर वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर माइनस a वेक्टर, और जो कार्टेशियन फॉर्म होती है उसकी वैल्यू होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं लाइन की इक्वेशन निकालने के। पहला, जिसपे लाई पॉइंट लाई करे पैरेलल वेक्टर गिवन हो, दूसरा एक लाइन पे लाई करने वाले दो पॉइंट्स गिवन हो। ठीक, अब जैसे कि कार्टेशियन फॉर्म होती बराबर k किया, तो यहां से x की वैल्यू x1 प्लस a इंटू के मल्टीप्लाई करके y बराबर
एक बार इन दोनों को इक्वल करोगे तो x की वैल्यू x1 प्लस a के, इन दोनों को इक्वल करोगे y इज इक्वल टू y1 प्लस b के, इसको इक्वल करोगे z बराबर z1 प्लस c के। जो ये x y z है दे आर व्हाट, जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो लाइन पे लाई करते हैं, दे आर व्हाट, जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट पता है और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पता है, अगर इस पॉइंट पे लाई करने वाला पॉइंट पता है और इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस पता है, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली जा सकती है, दैट इज x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। ठीक है, इस तरीके से भी इक्वेशन ऑफ लाइन आती है। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो केसेस आपके सिलेबस में है। पहला, अगर पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन दे रखी a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, इसकी इक्वेशन दे रखी a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b वेक्टर। दोनों लाइंस b वेक्टर के पैरेलल हैं। a1 और a2 इन दोनों लाइंस पे लाई करने वाले पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, a2 माइनस a1 क्रॉस b प्रोडक्ट क्रॉस b वेक्टर, a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इनका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फाइन, तो ये क्या हो जाता है? पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वापस से देख लो, a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, राइट। अगर आपकी लाइंस क्यू लाइंस है, मतलब जो ना ही पैरेलल होती हैं ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं, तो दोनों की इक्वेशन दी है। पहली लाइन की इक्वेशन a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, यानी कि इस पे a1 वेक्टर लाई कर रहा है b1 वेक्टर के पैरेलल। दूसरी लाइन की इक्वेशन a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर, यानी कि इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a2 वेक्टर और ये b2 वेक्टर के पैरेलल है। तो उस केस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, सबसे कम डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दैट इज a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, करेक्ट। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका मॉड, दैट्स इट, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वापस से देख लो, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, इस पूरे का मॉडुलस, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। नेक्स्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग में दो सिनेरियोज हैं भाई, एक है बाउंडेड और एक है अनबाउंडेड। दो तरीके हैं, सिंपल कंस्ट्रेंट्स के थ्रू ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ इवेंट बी हैज अकर्ड ऑलरेडी। अगर इवेंट बी हो चुका है उसके बाद इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये क्या बोलता है? अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। इसके अंदर ये तीन फॉर्मूले बड़े काम के हैं। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। थर्ड होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये क्या बोलती है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट बी इफ फर्स्ट इवेंट ए हैज अकर्ड ऑलरेडी। अगर फर्स्ट इवेंट हो चुका है तो सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी। फिर इसमें आता है टॉपिक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये बोलता है कि दो तीन इवेंट्स दिए हैं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं और इन सब के अंदर एक इवेंट एम प्रेजेंट है, तो बताइए उस इवेंट एम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम गिवन ए हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम गिवन बी हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M ऑब्लिक C, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ M गिवन C हैज अकर्ड। ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। बेसिक भाषा में अगर मैं बात करूं लर्न करने के तरीके से, तो भाई तीन रास्ते हैं ABC इस मंजिल M को पाने के लिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मंजिल क्या होगी? तो तीन रास्ते, किसी भी एक रास्ते से बंदा आ सकता है।
ठीक है, तो आप किसी भी एक रास्ते को सेलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले रास्ते को सेलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो पहले रास्ते को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, रास्ता सेलेक्ट हो चुका है, ए इवेंट हो चुका है, उसके बाद मंजिल की प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखना, पहले रास्ते की प्रोबेबिलिटी इनटू वो रास्ता मिल चुका है, ए रास्ता ढूंढ लिया, उसके बाद मंजिल की प्रोबेबिलिटी, प्लस अगर बी रास्ता चूज किया, ऐसा भी तो हो सकता है, पहले बी रास्ते को चूज करने की प्रोबेबिलिटी इनटू बी रास्ते से मंजिल तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि सी रास्ता चूज किया हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू सी रास्ते के थ्रू मंजिल तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एम ऑब्लिक सी। दैट इज व्हाट टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। नेक्स्ट आता है बीज थ्योरम। सेम कॉन्सेप्ट, ए बी सी तीन चीजें हैं, तीन इवेंट्स हैं, they all are mutually exclusive and they are set of exhaustive events। ठीक है, they all are mutually exclusive and set of exhaustive events। हम इन सभी इवेंट्स के अंदर एक एम इवेंट कॉमन है, राइट। तो इन्होंने बोला कि अगर एम इवेंट हो चुका है उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर एम इवेंट हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसकी वैल्यू होती है, बिकॉज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम ऑब्लिक ए। ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, जो पिछले बार में किया, पी ऑफ ए इंटू एम ऑब्लिक ए प्लस पी ऑफ बी इंटू एम ऑब्लिक बी, पी ऑफ सी इंटू एम ऑब्लिक सी। दूसरी भाषा में बात करें, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दूसरी भाषा में बात करें कि इस मंजिल तक पहुंचने के तीन रास्ते हैं, तो अब बताइए कि मंजिल अगर मिल गई, अगर मंजिल मुझे मिल चुकी है, एम इवेंट हो चुका है, तो बताइए वो मंजिल ए रास्ते से मिली, इसके कितने चांसेस हैं। अगर मंजिल मिल चुकी है तो बताइए वो मंजिल बी रास्ते से मिली, इसके कितने चांसेस हैं। मंजिल मिल चुकी है तो बताइए वो सी रास्ते से मंजिल मिली, इसके क्या चांसेस हैं। तो जब भी मंजिल की प्रोबेबिलिटी पूछे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, अगर मंजिल हो चुकी है, रास्ते की प्रोबेबिलिटी पूछे तो बेस थ्योरम। तो बेटा ऊपर मैंने कहा मंजिल मिल चुकी है, तो नीचे मंजिल की प्रोबेबिलिटी तीनों रास्तों से हो सकती है। न्यूमरेटर में किस रास्ते की बात कर रही हूं मैं भाई, ए रास्ते से वो मंजिल मिली, इसके क्या चांसेस हैं। तो हम ऊपर करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ पाथ ए, कि ए रास्ते से मंजिल के कितने चांसेस थे, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, रास्ता चूज किया ए, इनटू उस मंजिल तक पहुंचे ए रास्ते के थ्रू। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा पूरी प्रोबेबिलिटी ऑफ मंजिल, न्यूमरेटर में आ जाएगा उस मंजिल को पाने के लिए ए का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट इसमें लास्ट टॉपिक रहता है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस तरीके की टेबल होती है, रैंडम वेरिएबल की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज है, x1 x2 x3 x4 x5, x1 की प्रोबेबिलिटी p1, x2 की p3, x3 की p4, x4 की p4, x5 की p5। रैंडम प्रोबेबिलिटी के रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी, इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर, यानी कि p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस p5 बराबर 1। क्वेश्चन बनता है इससे, यानी कि समीशन pi बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला मीन बोलो या एक्सपेक्टेशन बोलो, ई ऑफ एक्स बोलो या म्यू बोलो, सबका मतलब सेम है। इसकी वैल्यू होती है समीशन पी एक्स आई, समीशन पी एक्स आई मतलब p1 इंटू x1 प्लस p2 इंटू x2 प्लस p3 इंटू x3 प्लस p4 इंटू x4 प्लस p5 इंटू x5। जितनी वैल्यूज उतना चलते जाओ, दैट इज व्हाट मीन। सो क्लास, आई होप मैंने कोशिश करी पूरी की पूरी क्लास 12th की रामायण लिख के इधर रख दी, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के फॉर्मूलाज बताएं, क्वेश्चंस नहीं कराए। दिस सेशन वाज फॉर द फॉर्मूलाज। तो पूरे 13 चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलाज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, ये नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आराम से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो आई होप आपको इस सेशन थोड़ा फ्रूटफुल लगा होगा एंड आप इसको यूटिलाइज करेंगे बहुत ही प्रॉपर वे में। इस वीडियो को बेटा आप यूज कर सकते हो जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है सुबह, तो आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हो, इस फॉर्मूलाज को एक बार गो थ्रू कर सकते हो, उस दिन ये आपके लिए बड़ी काम की चीज होगी। तो थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।